नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है। तो फोन इन प्रोग्राम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स और हमारे जो नंबर्स हैं हम आपको जल्दी से नोट भी करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ हमारा ये प्रयास रहता है आपके लिए एक नया विचार लेके आए। आज के दिन इतिहास में क्या खास हुआ था ये आपको जानकारी दे। साथ ही साथ कुछ नए नए विषयों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि उन चर्चाओं के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले आपको हमारे टोल फ्री नंबर्स बता देते हैं ताकि आप नोट कर सकें और कार्यक्रम के दौरान हमें फ़ोन कर सकें। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स को जल्दी से नोट कीजिएगा और हमें कॉल अवश्य ही कीजिएगा। और आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के ज्येष्ठ मास की अमावस्या, तदनुसार 30 मई 2022, दिन है सोमवार। आप सभी का ही दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत भी कर रहे हैं और हमारा आज का जो विचार है वो भी इसी से संबंधित है। क्या है आज का विचार वो भी बताते हैं, फिर करेंगे आगे की चर्चा। हमारा आज का विचार है कि आप खुश हैं ये बहुत अच्छी बात है, मगर कोई आपकी वजह से खुश है ये सबसे अच्छी बात है। हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और हम अपने जीवन में अपने मंजिल की प्राप्ति कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जब आप अपनी मंजिल की प्राप्ति कर रहे हैं उस समय पे यदि आप दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरे आपकी चीज़ों से खुश होते हैं, तो वो आपको पुण्य तो देंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगे। एक और विचार है खास जो हम आपको बताना चाहते हैं। आज का विचार है न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। बिल्कुल दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि न्याय में इतना विलंब हो जाता है कि वह अन्याय लगने लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्याय समय पे मिले। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास में क्या क्या हुआ था आज की तारीख में। इतिहास में आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उत्तदन मारतंड प्रकाशित हुआ था। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा भारत का 26वां राज्य बना। 2012 में विश्वनाथ आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस की। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। 1999 में आज ही के दिन 30 मई को कारगिल युद्ध में शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव वीर गति को प्राप्त हुए। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। तो ये तो बात हुई आज के इतिहास की। भाई आज का इतिहास हमने बता दिया आपको कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, लेकिन आज कुछ ऐसा करते हैं, कुछ खास चीज़ें सीखते हैं जिससे आज का दिन भी जब इतिहास में याद किया जाए तो आपको कुछ ये बातें याद रहे कि आज के दिन हमने बहुत कुछ खास सीखा था। आइए बताते हैं आपको हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता। दर्शकों, आज हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट हैं वो है राश्री मैडम, राश्री राय जी। राश्री राय जी संयुक्त संचालक हैं और हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में तरुण जी जो कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, आज हम बात करने वाले हैं नशा मुक्ति के बारे में। कल जो है वो तंबाकू निषेध दिवस भी है, तो जो आज का दिन है वो भी बेहद खास बन जाता है। हम सभी जानते हैं जब भी नशा मुक्ति की बात आती है तो सभी का यही कहना होता है कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा नशा करता है व्यक्ति, वो बहुत खराब है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे व्यक्ति नशे की जकड़ में आ जाता है, उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ये तमाम खास मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या खास बात रहती है नशे की जिसे देखकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जकड़ में आ जाता है। नशा करने के पीछे बहुत ही सिंपल से कारण है। नशे में या तो व्यक्ति किसी तनाव में नशा का सेवन करता है, सामान्यतः घर परिवार में समाज में लोगों को नशा करते हुए देखता है। कुछ मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, उसमें नशे को उपयोग करते हुए देखता है।
कभी कभी साथी जो नशा करते हैं वो एक दबाव बनाते हैं, उसकी वजह से नशा व्यक्ति करता है। और एक गलतफहमी होती है कि जो तनाव है, टेंशन है, उसको दूर करने किया जाता है, उसमें भी नशा सहायक होता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो इन कारणों से व्यक्ति सामान्यतः नशे का उपयोग करता है। बिल्कुल, यानी कि कुछ ऐसे खास कारण होते हैं। खुशबू, कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो बड़ों को नशा करते देखते हैं तो उन्हें बड़ा अट्रैक्शन फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत कोई अच्छी चीज है जिसे हमें करना चाहिए और करने के बाद हमें बड़ा रिलीफ महसूस होने वाला है। तो ये चीजें घर वालों को ही ध्यान देनी चाहिए और शुरुआत में ही अगर इसको पकड़ लिया जाए तो इसकी आदत ही नहीं लगेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक जिज्ञासा होती है, किसी को वो क्यूरोसिटी होती है, करते हुए नशा देखते हैं घर में बड़े को या किसी को भी, तो वो भी एक कारण होता है। वो भी ट्राई करता है कि ऐसा इससे क्या मतलब परिवर्तन दिखता है इसको करने से, तो उसे भी जिज्ञासा के तहत भी लोग इसका नशा करते हैं चीज़ों जैसे का। हम जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, आजकल के युवाओं में ये बहुत ही प्रचलित हो गया है कि कई युवाओं को देखा है कि वो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं उनके कि जिस वजह से वो नशे की तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं? नशे की तरफ अट्रैक्ट होने के बहुत से कारण हैं। यदि व्यक्तिगत कारण हम देखें तो व्यक्तिगत कारण में जैसा बताया कि परिवार से शुरुआत होती है, पीयर ग्रुप जो उनके साथी हैं उनको देखकर है। कुछ जो परिवार का दबाव भी बच्चों के ऊपर होता है, युवा के ऊपर होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और हो सकता है उस एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं बैठता है, अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाता है, तो उसकी वजह से भी मतलब नशा करते हैं। बिल्कुल, हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि हमें किसी चीज के बारे में जानकारी मिल जाए और हमारे अंदर यदि उस चीज का डर बैठ जाए तो हम उस चीज का सेवन दोबारा कभी नहीं करते हैं। मैम, आप हमें ये बताइए, ऐसे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं नशे के अंदर जिसकी वजह से हमें उसकी आदत लगती है और जिसकी वजह से हमारी जान को हम बहुत खतरे में डाल देते हैं और हमारी जान के साथ साथ पूरे परिवार को भी खतरा होता है? नशा तो जैसा बताया कि जिज्ञासा में या किसी को करते हुए व्यक्ति एक ट्राई करता है, और नशा भी एक बीमारी है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सबको ये ध्यान रखना है कि नशा वास्तव में जिस प्रकार से डायबिटिक है, कैंसर है, HIV है, फीवर आता है, तो उसी तरीके से नशा भी एक प्रकार की मतलब गंभीर बीमारी है। और शुरू में ये बीमारी के रूप में नहीं होता है। इसका सेवन करने से जो एक सीक्रेशन होता है, डेपोनाइन करके कोई एक एंजाइम होता है जो खुशी आनंद देता है। तो शुरू में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर नशा लेता है तो जो सीक्रेशन की वजह से एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसको खुशी लगती है, वास्तव में ये खुशी नहीं होती है। तो शुरुआत के बाद धीरे धीरे जब शुरू में ही पता चला, उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया, तो कहना चाहिए कि समझाइश, काउंसलिंग से भी फायदे हो जाते हैं। लेकिन जब वो उसको आनंद का जो तलब लग रहा है तो उसको वो आदत में बना लेता है, तो आदत से जब वो हैबिचुअल हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, तो उससे बाहर निकालना मतलब असंभव तो नहीं है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण मतलब ट्रीटमेंट होता है और उससे निकलना होता है। बिल्कुल। तुषार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नशा मुक्ति को लेकर ऐसा कौन सा कानून है या कोई ऐसी गंभीर चीज़ है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर सकते हैं? देखिए, मैं पहले इसमें आपको जैसे मैडम ने बताया, मैं एक दो चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा। जैसे हमें हर एक चीज़ के लिए खुशी, जिसकी वर्ड मैम ने यूज़ किया, हमें तनख्वाह मिलने की खुशी होती है, छुट्टियाँ पे जाने की खुशी होती है। तो हमारे माइंड में एज ए ह्यूमन माइंड हमारे अंदर एक अमीगडाला करके एक एरिया होता है जहाँ पर एक हार्मोन रिलीज करता है, डोपामाइन। ये डोपामाइन जब रिलीज होता है तो हमें एक प्लेजर फील होता है, बहुत खुशी मिलती है। तो वो किसी भी कारण से मिल सकती है, हम नशा नहीं करते तो भी हमें खुशी मिलती है, लेकिन उसके कई कारण होते हैं। आप ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, कोई स्पेसिफिक मोमेंट्स होता है, घर में शादी है तो आप यू फील प्लेजर। लेकिन कई बार क्या होता है, जब तनाव होना शुरू हो जाता है या अलग अलग तरह के प्रेशर्स आने शुरू हो जाते हैं, उन प्रेशर्स को डील करने के लिए एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, नशा कोई भी कराने आपको नहीं आता। किसी दुकान पे ऐसा नहीं होगा आपको बोलेंगे या कि आप आइए नशा करिए। नशा कराने वाला होगा आपका सबसे अच्छा दोस्त। बिल्कुल, वही आपको बोलेगा कि जो प्लेजर मैंने फील किया है वो प्लेजर तुम भी फील करके देखो। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उस चीज से बचना। बच्चों को ये समझ आ पाना कि हम उस प्लेजर को पहले ही समझ चुके हैं, जरूरी नहीं है कि हम नशा करके ही उसको समझें।
दूसरी बात, नारकोटिक्स से लेके टोबैको या अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस जितने कंट्री में अवेलेबल हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के कानून निकालती है। जैसे स्कूल के स्पेसिफिक दायरे में किसी तरह का टोबैको या इस तरह के सब्सटेंसेस के ऊपर रोक लगाई जाती है, नहीं बिकना है, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। तो इस तरह से कई अलग अलग कानून हैं जो निषेध कानून है, उनके ऊपर अभी कार्य किया जा रहा है या उसके ऊपर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्कूल और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कर रही है। बिल्कुल। तो जो सर ने हमें एक चीज़ बताई है वो बेहद खास है, जिसे हम सभी ने कभी ना कभी अनुभव ज़रूर किया होगा। किसी ना किसी ने हमें ज़रूर बोला होगा कि ये खाने से बड़ा अच्छा महसूस होता है। जैसे हम गर्ल्स हैं तो हमसे गर्ल्स बोलती हैं चलो शॉपिंग पे चलते हैं, जब ये नाम हम सुनते हैं ना हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, प्लेजर फील होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आप नशा करते हैं तो ही आपको वो प्लेजर फील हो, आप छोटी छोटी दूसरी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं और इन दूसरी गलत चीज़ों से दूर रह सकते हैं। मैम, आप हमें ये बताइए कि आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिन्हें आप देखते होंगे कि लोग आते हैं कि हम ये छोड़ना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि हमारे घर में वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। कई बार धूम्रपान हो सकता है, तम्बाकू हो सकता है, मदिरा का सेवन हो सकता है। तो किस तरह के केसेस सामने आते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़, ऐसा केस आप हमें बताना चाहेंगी आज जिससे लोग सुन के जागरूक हो सकें? जैसा आप कह रहे हैं सच बात है, अल्कोहल से लेके कई प्रकार के नशों का उपयोग होता है, हेरोइन है, गांजा है, चरस है। लेकिन अभी अगर हम देखें बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है बच्चों में इनहेलेंट, सूंघने वाला। तो उसमें आप देखते हैं कि वो थिनर है, वाइटनर है, ईथर है, अल्कोहल है। तो इन चीज़ों को भी सूंघ कर मतलब वो उसका जो केमिकल्स है वो मतलब एक स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि बच्चे इस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो उनसे बचाव के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि जितने जल्दी पेरेंट को, टीचर्स को, किसी को भी अगर ये ध्यान आता है तो गाइडेंस काउंसलिंग से भी काम बन जाता है। और जब आदतन हो जाते हैं तो सबसे बेटर उसके ट्रीटमेंट और गाइडेंस काउंसलिंग दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ जिन जिन जिलों में मेडिकल कॉलेजेस विथ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मन केंद्र है जहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि नशा भी एक मानसिक बीमारी है ना, तो वहाँ पर बाकायदा उनको गाइडेंस काउंसलिंग और एंटी ड्रग भी दिया जाता है। ये इसकी जो तलब है, जो शुरू में शौक में लिया और वो जो एक तलब बन गई है, तो उसको दूर करने के लिए वो ले सकते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से स्पेशल प्रोजेक्ट मैम, आपने कहा कि एंटी ड्रग दिया जाता है, तो कई बार टेलीविजन में भी ऐसे एड्स आते हैं जिसे देखकर हम इस वक्त किसी दवाई का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ टैबलेट्स बताई जाती हैं, इसे खाने से आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। ये तो कई बार ये भी पाया जाता है कि उनमें भी वो चीज़ मौजूद रहती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे कि वो एड्स देख के उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए क्या? नहीं, बिना एक्सपर्ट्स गाइडेंस काउंसलिंग के कोई भी मतलब विज्ञापन देखकर किसी भी प्रकार का दवा उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरी सभी लोगों से सलाह है, चाहे वो नशा छोड़ने के संबंध में हो, एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके नज़दीक में, जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं। आपको प्रत्येक ज़िले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर दवा वाला पार्ट देखते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आपके पास वो केंद्र हैं। और साथ में चूँकि पूरे 52 जिलों में तो स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, लेकिन 25-30 जिले हैं जहाँ पर नशा मुक्त सह पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स होते हैं, योगा से मतलब आपको संगीत के थ्रू, आपको मेडिसिन के थ्रू, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। मैम, इनकी कैसे पता लगाया जाएगा कहाँ कहाँ ये केंद्र है? क्या कोई टोल फ्री नंबर्स हैं जहाँ पे हम काउंसलिंग कर सकते हैं? जी, एक टोल फ्री नंबर तो मैं भारत सरकार का आपको शेयर करना चाहूँगी, आपके डिस्प्ले पे भी चल रहा होगा, 14446। जी। और सभी लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि इस नंबर को काफ़ी जगह आप सर्कुलेट करें। इस फ़ोन कॉल पर फ़ोन जो अटेंड करते हैं वो भी काउंसलर होते हैं, सिंपल टाइप का नहीं होता कि किसी ने पहले फ़ोन सुना, आपकी तकलीफ़ सुनी, फिर किसी एक्सपर्ट्स को देगा। नहीं, ये खुद ही काउंसलर हैं और इन पर आप जब बात करेंगे
तो आपको पूरा परामर्श मिलेगा, कहाँ पर आपको किस स्तर पर है काउंसलिंग, और दोनों के बीच के डिस्कशन के बाद उस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि आपको कहाँ रिफर करना है। तो पूरी सेवाएं वो एक्सपर्ट्स आपको मुहैया कराते हैं। क्या बात है, तो कितनी अच्छी बात है। ये टोल फ्री नंबर है 14416 नहीं, 14416 ये नंबर है, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और आप जब भी कॉल करेंगे 14446 ये नंबर है, जब भी आप कॉल करेंगे उस नंबर पर काउंसलर्स ही होंगे। क्योंकि कई बार होता है हम पहली बार फ़ोन करते हैं और दूसरी बार हम फ़ोन करने में हिचक जाते हैं, बात नहीं कर पाते, क्यों सोचते हैं अगली बार जब हमारी बात होगी तब कर लेंगे। तो हमारे अंदर एक भय बैठ जाता है कि नहीं, रहने दो, हमें कॉल नहीं करना। क्योंकि हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि पहली बार कॉल करके ही आपसे बात हो जाए और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपकी बात को ध्यान से सुने और आपको उसका समाधान दे, तो फिर आप किसी भी चीज़ को आसानी से छोड़ सकते हैं। मैडम एक और नंबर बताना चाहूँगी, टाटा इंस्टीट्यूट का नंबर है, ये भी टोल फ्री नंबर है, इसको भी लोग उपयोग कर सकते हैं। ये नंबर है 20222552 इस नंबर पे भी बात करके, और यहाँ पर भी जो हमारी टाटा इंस्टीट्यूट है सोशल साइंस सोशल वर्क पे काफ़ी ज़्यादा कार्य करती हैं, तो यहाँ भी एक्सपर्ट्स पूरा मनोवैज्ञानिक और वो आपको सलाह देते हैं। तो इस नंबर पर भी आप सलाह मशवरा प्राप्त कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी समस्या आप भेज सकते हैं, उस पर आपका निदान मिलता है। व्हाट्सएप नंबर है 9425705003। इस व्हाट्सएप पे भी आप जो भी शिकायत है, परेशानी है, आप उसको सेंड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप से ही इसका जवाब मिलेगा, निदान मिलेगा। यानी कि इस पे तो आपको बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार हम अपने मुंह से जब बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बात करें या नहीं करें, मैसेज ही कर देते हैं, मैसेज में शायद कोई समाधान मिल जाए। तो ये तो और अच्छी सुविधा है, आपको अपनी आवाज़ तक नहीं देनी है। मैम एक बात और बताइए, नंबर्स मैं आपको दर्शकों दोबारा से नोट ज़रूर करवाऊंगी। क्या जो भी बच्चा बात करता है या कोई बड़ा बात करता है, क्या उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है? हाँ, ये पूरी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है। केवल वो बच्चे और एक्सपर्ट के बीच ही इंटरेक्शन होता है, बाकी का कहीं और सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो बेहिचक जिन्हें भी तकलीफ है, इवन आसपास में अगर आप किसी को जानते हैं, उसके लिए कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, इन नंबर के माध्यम से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है, क्या प्रश्न है? हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदपुर मिश्रा है। मैं जानना चाहता हूँ कि नशा जो है ये समाज के लिए और शरीर के लिए और पैसे के लिए बड़ा हानिकारक होता है, इसके बावजूद लोग इसको अपनाते हैं। तो सब समाज के लोगों को क्या करना चाहिए जिससे ये जो नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इससे किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए, समझाया जाए, क्या किया जाए? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो हम उसमें सबसे पहला जो वर्ग देखते हैं वो है बच्चा। हमें अभी जो है बच्चों की जो उम्र है उस पर ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स समय दें बच्चों को, उनके कुछ लक्षणों को ध्यान दें, जिसमें अगर बच्चा गुटखा खा रहा है तो उसके होठों के कलर्स को देख सकते हैं जी। वो अकेलापन अगर महसूस करता है, अकेला रहना पसंद करता है, तो ये ध्यान दें कि वो अकेला रहना तो पसंद नहीं करना चाहता, कि भाई सबसे कट के रहना चाहता है या दूसरी तरफ रहना चाहता है। तीसरा, वो पैसों की डिमांड ज़्यादा करने लगता है, कि घर से पैसा ज़्यादा मांगने लगता है, क्योंकि उसको नशा खरीदना है या गुटखा खरीदना है या सिगरेट खरीदना है, उसके लिए उसको जो पैसा है वो ज़्यादा चाहिए। चौथा, उसमें वो अपनी उस तरह की स्मेल को छुपाने के लिए खुशबूदार कई चीज़ें लगाने लगेगा। इत्र हो सकता है, किसी तरह का और खुशबूदार प्रोडक्ट हो सकता है, वो लगा सकता है। मिंट वगैरह वो खाने लगता है। जी। तो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसमें वार्डन्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या बच्चा खेल कूद में अपने क्लासेस के बाद उतना पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेगुलरिटी कितनी है, क्लासेस बंक तो नहीं कर रहा है। चौथा, उसके सर्कल या उसके दोस्तों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वो किस तरह के सर्कल में किस तरह के दोस्त उससे मिलने आते हैं,
उनकी क्या हैबिट्स हैं, जी इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो एक ये पार्ट है। दूसरा, समाज में हुक्का लाउंजेस का बहुत ज़्यादा या चाय सुट्टा बार नाम से बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं। तो हमें हुक्का लाउंजेस में भी लगभग उतना ही नशा होता है। एक बार के पूरे हुक्का के सेट में 100 सिगरेट्स के बराबर का नशा होता है। तो इस बात की बहुत क्लियरिटी रखें। यदि बच्चा किसी इस तरह की परेशानी में है, जाने की बात करता है, तो बिल्कुल माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अब आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बचा पाएंगे तो ये आगे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आजकल का ट्रेंड बन चुका है। सैटरडे संडे नाइट जब भी आती है, लोग यही सोचते हैं हमें पार्टी करना है, हुक्का लॉन्ज में जाना है, और वहाँ पे हुक्का लेकर बैठना एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, जिसको हमें रोकने की आवश्यकता है। मैं टोल फ्री नंबर जो मैम ने बताए थे मैं दोबारा से बताना चाहूँगी, 144446, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैम ने जैसे बताया वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जिनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 02225511111 इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर मैम ने हमें बताया है जो है 9425705003। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी आपके साथ समस्या है उसका समाधान आपको मैसेज के थ्रू ही मिल जाएगा। सर ने 4 खास बातें बताई हैं हमको, जिसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो बच्चे का लिप कलर आपको देखना है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे ने कोई सेवन किया है तो उसकी स्मेल से बचने के लिए वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेगा, माउथ फ्रेशनर, जिसको आपको ध्यान देना है। पैसा अगर ज़्यादा मांग रहा है आपसे तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्यों चाहिए पैसा, कोई गलत आदत में तो नहीं पड़ गया है। और चौथी चीज़, अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहा, सबके साथ उतना घुल मिल रहा है कि नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका सर? हेमराज जी नमस्कार। हेमराज दतिया बात कर रहा हूँ, राशि गाँव से। जी हेमराज जी। मैडम जी, मेरा कि ये नशा मुक्ति केंद्र है, उसके अगर छुड़वाना चाहें तो भर्ती। हेमराज जी आपकी आवाज कट रही है। जी, तो जो नशा मुक्ति केंद्र है मैडम जी, वहाँ पे शराब छुड़वाना अगर चाहे तो किस तरह से वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, मैम क्या कहना चाहिए? ये जो आप नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र में एडमिट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर संपर्क करना होगा, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम है जो एडमिशन देते करते हैं, तो वो उसका परीक्षण करने के बाद निश्चित तौर पे अगर उनको हॉस्पिटलाइज्ड करके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर एडमिट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट वगैरह देंगे। बिल्कुल। कई बार ये भी देखा जाता है सर कि हाँ जी, आप इसमें हेमराज जी मैं आपको एक बात और इसमें बताना चाहूँगा। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग आके इस तरह की बीमारी का इलाज करा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब वो इलाज हो जाता है तो वह व्यक्ति दोबारा नशे में ना पड़ जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए परिवार का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि नशा मुक्ति केंद्र में किए गए कामों का। बिल्कुल। क्योंकि कई बार देखा गया है कि नशा मुक्ति केंद्र से सही हो जाता है व्यक्ति, और उसके बाद आके थोड़े समय बाद दोबारा वो इसी तरह का नशा शुरू कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार का सहयोग, और परिवार उसको कितना समर्थन देता है, परिवार उसको कितना व्यस्त रखता है। क्योंकि जब तक हम व्यस्त नहीं रहेंगे तब तक हमारा दिमाग इस तरह की चीज़ों में सोचता रहता है। तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। हेमराज जी, मैं आपकी बात से सहमत हो रही हूँ। आपको ये परिवार के साथ साथ उसके जो फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप होता है, तो वहाँ नशा मुक्ति केंद्र पर तो मतलब उसको ट्रीटमेंट के बाद वास्तव में कोशिश होती है कि वो नशे को त्याग दे, लेकिन वापस आने पर परिवार और उसके दोस्त संगी साथियों पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर उसके पास फिर वही स्ट्रेस और वही प्रतिकूल परिस्थितियां मिली और दोस्त भाई पीने खाने वाले हैं, तो फिर अब वो जो एक ट्रीटमेंट और उसकी वजह से अच्छा हुआ था वो व्यक्ति फिर से कमजोर पड़ जाता है और नशा करने लगेगा। बिल्कुल। ऋषि मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैम, ग्वालियर से, उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है सर? हाँ, ये मैडम की निश्चित रूप से नशा समाज को खोखला कर रहा है और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है जी। लेकिन मतलब जब अपन नशा करने वालों को समझाते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है निश्चित रूप से जी। तो ऐसे कौन से प्रयास हैं जिससे आसानी से नशे की आदत छुड़वाई जा सकती है और आदमी को बुरा भी ना लगे?
क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और हम इस बात के लिए आपकी सराहना भी करते हैं कि आपने कम से कम एक इनिशिएटिव लेने का प्रयत्न तो किया। मैम क्या कहना चाहेंगे? ऋषि जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इनके लिए आपको जो समझाइश देनी है तो इनके पेरेंट्स से भी लेकर, और किसकी बात से वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है, कौन की बातें हो सकता है कि आप या हम बोल रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी ना हो, तो उनके साथ में, और अगर पूरे का पूरा 2 3 4 बच्चों का ग्रुप है तो आपको ये भी देखना है कि कैसे उनको बताना करना है। परिवार में माँ की बात सुनता है या दादी की बात सुनता है, तो उसको सब तरीके से समझाइश करनी है। और प्रारंभिक लक्षण है तो समझाइश बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, और अगर वो एडिक्ट टाइप का हो गया है, लंबे समय से नशे का उपयोग कर रहा है, तो फिर आपको एक्सपर्ट्स और उन टीम का ही सहयोग लेना होगा। जी बिल्कुल। कई बार ये भी देखा जाता है खुशबू, हम जब भी बात करते हैं तो मदिरा के लिए तो पैसे आ जाते हैं, तम्बाकू के लिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब किसी अच्छे कार्य की बात होती है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम दूसरा ट्रीटमेंट कैसे लेंगे। तो क्या इस तरह की समस्याएं भी आती हैं या फिर इसके लिए भी किस तरह का खर्च लगता होगा इस केंद्र में जाने के लिए? क्या फिर मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं सरकार द्वारा? जो भारत सरकार के फंड से, जैसा मैंने बताया कि स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नशा मुक्त सह पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं, तो उसमें भारत सरकार की तरफ से ग्रांट आती है उस इंस्टीट्यूट के लिए। तो केवल आपको जो ड्रग एडिक्ट होता है उस केंद्र में उसको एडमिट कराना होता है, और वहाँ पर पूरा जो भी ट्रीटमेंट, खाने पीने का, चूँकि अब वो इंडोर रहेगा तो हेल्दी खाना वगैरह सब वहाँ संस्था की तरफ से, मतलब भारत सरकार के फंड से होता है। तो सामान्यतः सरकार की मदद से जो स्वैच्छिक संस्थाएं रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वहाँ पर फीस नहीं लगती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर वगैरह इसका चार्जेस लेते हैं। मैडम, जैसे देखा जाता है कि कई लोग खुद से आगे बढ़कर सहायता करना चाहते हैं, तो यदि कोई खुद से आगे बढ़कर स्वयं सहायता करना चाहता है तो क्या विभाग उनकी मदद करता है इसमें? जी हाँ, अगर ये नशा मुक्ति के क्षेत्र में, चूँकि अब किसी एक अकेले का कार्य नहीं है, जब तक पूरा सभी डिपार्टमेंट, पूरा मतलब जन सहयोग नहीं होगा तो हम एक बहुत बड़ी जो चुनौती है इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अगर हम आंकड़े देखते हैं मैडम तो बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। लगभग 28 इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो 28 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं, और जिसमें से 7.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो एडिक्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। कई बार आपने, हम लोगों ने महसूस किया है कि लोग कसम खा लेते हैं, वादा कर लेते हैं कि कल मैं नशा नहीं करूंगा या मैं आज से छोड़ रहा हूं, लेकिन बॉडी में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि इतना आसान नहीं होता है मतलब उस नशे को छोड़ने के लिए। और प्रतिदिन जो मौतें हो रही हैं उसमें 10 मौतें तो नशे की वजह से हो रही हैं। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे लिए बच्चे, युवा और महिला, वैसे भी बोलते हैं कि अगर हम महिला को एजुकेट कर देते हैं तो महिला अपने पूरे परिवार को बचा लेती है। तो इन 3 जगह पर बहुत फोकस करना है, और जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से इस वातावरण निर्माण करने में अपना सहयोग दे सकता है उसे अपने ज़िले में कलेक्टर कार्यालय में संपर्क कर लें। प्रत्येक जिले में हमारे यहाँ विभाग का, सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग का कार्यालय है, वहाँ बात कर सकते हैं। और मैंने अपना डायरेक्टरेट का एक ईमेल एड्रेस दिया है, तो अपना डिटेल एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इसके लिए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम सोचते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें टोटली अगर नशा मुक्त हो जाती हैं तो 26 जनवरी के दिन 1 लाख रुपए के इनाम से उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। चुनौतियाँ बहुत ही टफ हैं, लेकिन लोग संघर्ष कर रहे हैं, और सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि दतिया जिले की बस्तूरी ग्राम पंचायत ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए वह ग्राम पंचायत नशा मुक्त हुई है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का सेवन नहीं हुआ है, और भारत सरकार के द्वारा भी नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है जो 172 डिस्ट्रिक्ट में नेशन में कार्य हो रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भी
15 अगस्त 2020 से निरंतर कार्य कर रहे हैं और हमारे सारे लोगों के समन्वित प्रयास, जिसमें सोसाइटी, समाज और सारे सरकारी अमला मिलकर निरंतर लोगों को अवेयर कर रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि भविष्य में हमारी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें नशा मुक्त होने के क्षेत्र में मतलब आगे आ रही हैं। क्या बात है, यानी कि हर तरफ से प्रयास हो रहा है, प्रोत्साहन के लिए राशि भी प्रदान की जा रही है। बस आपको एक पहल करनी है, जैसा कि मैम ने हम सभी को बताया भी कि आप जिला कलेक्टर कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग भी है जिला कार्यालय के, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ नंबर्स भी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा वेबसाइट भी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर्स नोट कर लीजिए, वेबसाइट नोट कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी व्यक्ति का नशा छुड़वाना है, आपके किसी दोस्त का छुड़वाना है, तो यहाँ पे संपर्क कीजिए। साथ ही साथ खुद प्रयास कीजिए और जब वो व्यक्ति नशा छोड़कर बाहर आ जाए तो ऐसी कोशिश कीजिए कि दोबारा वो इसकी गिरफ्त में ना आने पाए। सर, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैडम ने बताया और जिन टॉपिक पे बात हो रही थी, अगर हम खुद सोचें तो हमारे आसपास में अगर हम खुद उंगलियों पे गिनेंगे तो शायद 10 लोग ऐसे गिन लेंगे जो किसी न किसी तरह का नशा करते ही हैं। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच लेगा तो आप सिर्फ कोशिश करिए उन 10 में से 2 या 3 लोगों को रोज टोकें और रोज बोलें। बिल्कुल। अगर हम अपने परिवार पे ही ध्यान दे पाएंगे या हम परिवार की ही बात करेंगे और हम ये कसम खा लेंगे कि हमारे परिवार में एटलीस्ट, हम दुनिया की बात कर ही नहीं रहे, हमारे परिवार को ही यदि हम बचा लेंगे, अगर परिवार का मुखिया या परिवार के लोग अपने अपने परिवारों की ही बात करेंगे तो भी हम अपने परिवारों को इस परेशानी से सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? कल तंबाकू निषेध दिवस है, उस बारे में। तंबाकू निषेध दिवस के संबंध में जरूर मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर प्रतिबंध है किसी भी प्रकार, खासकर सिगरेट, बीड़ी और गुटखा वगैरह के उपयोग का। तो आपको भी इसमें सहयोग करना है। सार्वजनिक जगह पर अगर आप किसी को स्मोक करते, गुटखा खाते देखते हैं तो उन्हें मना भी करें। और आप भी एक जागरूक सदस्य हैं। आप स्कूल के आसपास अगर कहीं पर पाते हैं कि ये पान और जो सिगरेट की दुकानें हैं 100 मीटर के दायरे में, तो एक अहम भूमिका निभाते हुए उस भाई को भी बताएं और वहाँ के जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाते हुए तो 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और सिगरेट और गुटखे का सेवन बंद कर दें। और आप इस बात से भी सहमत होंगे कि अगर पास में कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो आप नहीं भी करते हैं तो उसका जो धुआं है वो आपको, हमको नुकसान देता है। बिल्कुल, है ना। पैसिव स्मोकर्स ज्यादा परेशान होते हैं एक्टिव स्मोकर की बजाय। सर, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को प्राप्त हुई है। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की चर्चा के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी। जो नंबर्स मिले हैं, जो वेबसाइट मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है खुशबू कि हमारे दर्शकों ने नोट कर ही ली होंगी और आप इन पे संपर्क करेंगे, अपना नशा छोड़ेंगे और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इसके लिए प्रेरित अवश्य ही करेंगे। खुशबू, हम हमेशा ही देखते हैं, यदि सर ने भी हमें बताया था कि अगर हमारा ध्यान किसी दूसरी चीज में लग जाए तो फिर हम एक बुरी चीज को छोड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम भी सैर पर लिए चले हमारे दर्शकों को, हो सकता है प्रकृति के साथ उनका नाता जुड़ जाए। जी, चलिए चलते हैं प्रकृति की सैर पर। हमने नीमच के बरूखेड़ा के मंदिरों को देखा है। वहां के ताक खाली पड़े हैं, देवता वहां के हो गए हैं चोरी। ऐसे में हमें नजर आई एक मंदिरों की कतार। कितने अलग तरह का दृश्य, समझना मुश्किल कि ये ग्रामीण मठ है, बौद्ध स्तूप है, चीनी मंडूपा है, मिस्र के पिरामिड, क्या है आखिर? आकाश रेखा तो दूर से ऐसा ही आभास देती है। पास आकर पता चला कि ये मंदिर तो है पर श्रम के, निर्माण के। दरअसल ईंटों के भट्टे हैं ये। इनके रूपाकारों से भव्य देवालय श्रृंखला का आभास होता है। इकबाल याद आते हैं, सच कह दूं ऐ बिरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने।
ईंट के भट्टों ने इतने सुंदर आभास दिए कि दिन का अच्छा होना सुनिश्चित हो गया। बेशक कोई शहर उसके प्राचीन स्मारकों, किलों, भवनों, संस्थानों आदि से भले ही पहचाना जाता हो, उसे आंतरिक रूप से तो उसकी संस्कृति, श्रम संस्कृति और परंपरा से ही जाना जा सकता है। हम छापा कला के केंद्र की तलाश में तारापुर की ओर जा रहे थे कि हमारा साक्षात्कार अकस्मात एक भिन्न आस्वाद की सांस्कृतिक गतिविधि से हुआ। बात इतनी सी है कि गांव के दो बुजुर्ग 4 धाम की यात्रा करके लौटे हैं। 3 गांव के लोग उन्हें समारोह पूर्वक जुलूस की शक्ल में घर छोड़ने जा रहे हैं। क्या दृश्य है! कहीं लगता है रूप छल के जने गागरी को नीर, कहीं दिखता है पांव पड़े आई वहीं थारी पायल करे शोर, और ये भी कि किलाल करे गोरी, हिलोल करे गोरी, कसी चाल चले गोरी, कमाल करे गोरी। शहरी संस्कृति से आई किशोरियां कितने कौतूहल से, कितनी उत्सुकता से और किस आनंद से ये सब देख रही हैं। उनके लिए ये बिल्कुल नया पाठ है जो शहरों में नहीं मिलता। तीर्थाटन से लौटने को आज भी उतनी ही उत्सुकता से लिया जाता है जितना कि परिवहन के संसाधनों के अभाव वाले समाज में किया जाता था। आगमन का आह्लाद बसंत के आगमन जैसा है। हमारी देहरी पे कंत आया तम, हमारी पीड़ा का अंत लाया तम, देह हुई गई बहार सी पिवजी, मारा तन का बसंत आया तम। इसी गांव के रहवासी इस परंपरा के बारे में हमें बताते हैं जो खास तौर पर इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। गंभीरी नदी घाटी में बसा तारापुर है ये। बड़ा सा दिखने वाला गांव 4 गांवों का क्लस्टर है, समुच्चय है। तारापुर, पिपल्या पेंदी, उमेदपुरा और मिंडकी। नदी से मनुष्य का रिश्ता बड़ा गहरा है। नदी में पानी नहीं होता तो बरबस रहीम याद आते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। नदियों के साथ मनुष्य का सलूक देखकर लगता है जैसे उसकी आब जली गई है। नदियां। क्या बात है खुशबू, तो यहाँ बैठे बैठे आज हम नीमच घूम आए और कितना सुंदर नज़ारा था। और जो पानी की जो आवाज़ें आती है ना, उससे तो मन काफ़ी शांत हो जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग भी जब इस तरह की जगह पर जाएंगे, घूमेंगे, तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के वहाँ से अच्छी यादें लेकर आएंगे। बिल्कुल। खुशबू, आज का जो दिन है, इतिहास है, बहुत कुछ हमने अपने दर्शकों को खास बताया था, लेकिन आज वट सावित्री व्रत भी है। क्या बात। महिलाएं ये व्रत करती हैं अपने पतियों के लिए और साथ ही साथ एक व्यक्ति के लिए वो सब कुछ समर्पित कर देती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कई बार जिनके लिए वो व्रत करती हैं, पूजन अर्चन करती हैं, घर परिवार के लिए खुशियां मांगती हैं, वहीं से उन्हें ये भी देखने को मिलता है कि वो उन्हें प्रताड़ना मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या खास बातें हैं? कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे वो अपने लिए लड़ सकती हैं? इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शांतनु सक्सेना जी। आप एडवोकेट हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार मोनिका। नमस्कार खुशबू। सर, आज हम बात करना चाहेंगे महिलाओं के बारे में ही। हम देखते हैं कई बार महिलाएं बहुत कुछ खास करना चाहती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, एक मुकाम पाना चाहती हैं, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके पीछे। लेकिन कब वो कुछ अच्छा कर रही हैं, लेकिन नशे से संबंधित हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में भी चर्चा की है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि घर में यदि कोई व्यक्ति नशा करके आता है और फिर महिला को प्रताड़ित करता है, तो इस विषय पे ही हम, क्योंकि पिछले टॉपिक से ही आगे चले आ रहे हैं, तो इस बारे में आप हमें जानकारी दें। देखिए, नशे से कोई व्यक्ति अगर
पीड़ित है, ठीक है, तो नशे से पीड़ित व्यक्ति के लिए कानून में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति को नशा छुड़ाने की मंशा होती है और कानून इस मंशा को मानते हुए ही काम करता है। इसीलिए शायद कानून में ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ऑफेंस कर रहा है, नशे से रिलेटेड कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सज़ा का भी प्रावधान है। सज़ा के साथ साथ वो अगर चाहे तो अपनी सज़ा का पीरियड में वो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के भी टाइम स्पेंड कर सकता है, जहाँ से वो अपनी नशे की आदतों को छोड़ने के लिए प्रयासरत रहे। तो वो वाली चीज़ों का एस्पेक्ट नशे के लोगों के लिए कानून में प्रोवाइड किया गया है। साथ ही इसमें यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नशा किस प्रकार का है और किस तरीके का नशा कर रहा है। इनफैक्ट आज के तारीख में जो हमारा कानून है उसमें नशे के प्रकार, मतलब हार्ड नशा एंड सॉफ्ट नशा, दोनों को एक तरीके से देखा जाता है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि यदि हमारे कानून कि जब हम बनाने बैठ रहे हैं, जो लोग आज की डेट में अमेंडमेंट्स क्योंकि बहुत हो रहे हैं, अगर इस पे नज़र डाली जाए कि जो हार्ड नशा है और जो सॉफ्ट नशा है, अगर उन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों के नशा छोड़ने की तरफ रास्ता बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेटली अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि अगर कोई नशा है जिसको हम हार्ड नशे के दायरे में रख रहे हैं, उसके कंपैरिजन वो ज़्यादा हार्मफुल है इसलिए उसे हार्ड नशा कह रहे हैं। उसके कंपैरिजन में कोई एक ऐसा नशा है जिसको कि हम सॉफ्ट नशा कह रहे हैं जो थोड़ा उससे कम हार्मफुल है, ठीक है ना, उसके अंदर जाते हैं। अगर उसके अंदर आपको दोनों में बराबर सजा है तो आप उसको एक जगह पे लेके जाएंगे। अगर दोनों में जो सजाएं हैं आपकी, एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो आपको ये रहेगा कि भाई मैं हार्ड की तरफ क्यों जाऊं, मैं सॉफ्ट की तरफ आऊं। तो उससे भी आप सजा के या थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के थ्रू भी किसी की एडिक्शंस को छुड़वा सकते हैं। क्या बात है, अगर सर आप ने इससे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अगर आप इसको रिलेट करें, जैसे आपने कहा कि आप घर के अंदर कोई आदमी नशा करके आ रहा है और वहाँ पे घर में आके कई तरीके के काम करता है, उसको बेसिकली कानून डोमेस्टिक वायलेंस मानता है। अब इसमें कोई आदमी शराब पी के आ रहा है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस के एक्शंस कर सकता है, बिना पिए आके भी कर सकता है, कोई और तरीके के नशे करके आके भी कर सकता है। तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छा एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस करके प्रताड़ना से प्रताड़ित महिलाएं हैं, उनके पास में पूरे प्रावधान हैं कानून में कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती हैं, वो अपने छोटे से छोटे हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर सकती हैं। उसमें एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि इन कानूनों को सिंपली इस तरीके से नहीं बनाया गया कि आपने शिकायत कर दी तो उसको घर को तोड़ने के लिए, बल्कि आप उसमें शिकायत कर रहे हैं तो उसमें काउंसलिंग के भी प्रावधान है, उसमें लोगों से आपके वार्तालाप करने के भी प्रावधान है, दूसरों के इन्वॉल्वमेंट का प्रावधान है। तो उस तरीके से घर के अंदर की ऐसी समस्याओं को डील किया जा सकता है। इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग के पास है भोपाल में। तो बिल्कुल, तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, साथ ही साथ एक सुझाव भी दिया है। यदि हम हार्ड नशा और सॉफ्ट नशा दो अलग अलग में उसको बांट देंगे तो हो सकता है व्यक्ति पहले हार्ड से सॉफ्ट की तरफ आए और सॉफ्ट के बाद फिर पूरी तरह से मुक्त भी हो जाए। तो खुशबू, आज हम बात करने वाले हैं हमारे खास विषय पर। आज हम वृद्धजनों पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरह से उनके लिए बहुत सारे कानून जो है बने हुए हैं, किस तरह से वो उनका उपयोग कर सकते हैं, कैसे सारी जानकारी, ये सारी बातों के बारे में सर हमें बताने वाले हैं। सर, ये भी देखा गया है कई बार माता पिता बच्चों को बड़े करते हैं, बच्चे विदेश चले जाते हैं, घर पर माता पिता अकेले रह जाते हैं। उस समय पे माता पिता को आवश्यकता होती है कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमारा खासा ख्याल रख सके, या फिर वो बच्चों को ही वापस बुलाना चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, आपने नौकरी बाहर कर ली है, अब वापस आके यहाँ कुछ अच्छा करो। तो वृद्धजनों के लिए ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसका वो सहारा ले सकते हैं? देखिए, वृद्धजनों के समस्या को हमारा देश बहुत अच्छे से समझ रहा है एंड हमारा देश इस पॉइंट को रियलाइज़ कर रहा है कि आगे चलते हुए हमारे देश की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आएगी और हमारे देश का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट करने के लिए एज ऑफ टुडे, आज की अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें तो उसके लिए सक्षम नहीं है। और इसलिए 90s के दशक से अर्ली 2000s के दशक में भी कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज वृद्धजनों के लिए बनी। इनको कंसोलिडेट करते हुए 2007 में एक सीनियर सिटीजन एक्ट भी आया
जिस एक्ट के अंदर बहुत ढंग से इस चीज़ को देखा गया कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। इस प्रॉब्लम का बेसिक पर्पस आने का रीज़न ये है, पर्पस नहीं, रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम्स सीनियर सिटीजन फेस कर रहे हैं दैट इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम। एक कल्चरल चेंज हमारे देश में आ रहा है और हमारे देश का एक कल्चर एक तरीके का था, उससे बदल के दूसरे तरीके का कल्चर हो रहा है। अब उस कल्चर को अकोमोडेट करने के लिए ये कानून लाया गया और इस कानून में ये प्रावधान रखा गया कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की परवरिश में अपना सब कुछ लगा देते हैं और अपना पूरा सब कुछ निर्भर कर देते हैं, उसके बाद में वो बच्चा कुछ करता है और उनका ध्यान रखने से मना कर देता है, तो ऐसे माता पिता जो उनके बच्चे हैं उनसे मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। वैसे सीआरपीसी की धारा 125 में भी मेंटेनेंस सीख करने के प्रावधान थे, हिंदू वार्ड्स एंड गार्जियनशिप एक्ट में भी मेंटेनेंस सीख करने के प्रावधान थे। इसको सिस्टमेटाइज करते हुए 2007 का ये लेजिस्लेशन आया और इस लेजिस्लेशन के अंदर 2019 में एक चेंज भी आया। उस चेंज से इसमें इवन अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन के ऊपर भी लायबिलिटी डाली गई। इन कानूनों के अंदर ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई वृद्धजन है, और वृद्धजन और पेरेंट दो अलग कैटेगरीज के तौर पे इस कानून में डील किए जाते हैं। अगर कोई वृद्धजन है और कोई पेरेंट है, पेरेंट का क्लेम डायरेक्टली अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, अपने इन लॉज तक आ रहा है, और कोई वृद्धजन है जिसका कोई नहीं भी है तो उसकी संपत्ति पर जिस व्यक्ति का अधिकार बनता है, लीगल एयर्स के जो कहलाएंगे, उनका जो अधिकार बनता है, उनके खिलाफ उनके मार्फत भी, नॉट खिलाफ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, खिलाफ कहना गलत हो जाएगा, उनके मार्फत भी वो अपना मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। साथ ही इस कानून में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि घर टूटे नहीं, चीज़ें बन के चलती रहें, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव पावर्स नहीं दिए गए थे। बट 2019 के अमेंडमेंट में इसमें थोड़े बहुत प्यूनिटिव पावर्स की रिक्वायरमेंट फील हुई, बिकॉज कई लोग जो आदेश कर देते थे छोटे लेवल पे हो रहा है, उस लेवल से एसडीएम के लेवल से ऑर्डर्स हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना हुआ है जिसमें एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसके अंदर देखा जा रहा था कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक पीनल पावर्स भी इसके अंदर लाए गए 2019 के अमेंडमेंट से। सो द प्रोविजन उनने कानून के मार्फत बना दिया गया है जिससे कि कोई भी वृद्धजन जिसको कि ऐसा लगता है कि मेरे देख रेख नहीं हो पा रही है, मेरे इलाज का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, मेरे पास में खाने का नहीं है, या मेरा घर मैंने अपने लड़के के नाम कर दिया, उसके बाद में वो मुझे घर से निकाल के बाहर कर देता है, या मैंने अपने किसी परिवारजन के साथ में रहने का मेरा है कि भाई मेरी संपत्ति उसके पास जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट उनसे अपना क्लेम इस ट्रिब्यूनल के मार्फत कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि सरकार द्वारा कई ऐसी सीआरपीसी की धाराएं हैं जिनके तहत आप सहायता ले सकते हैं, वृद्धजन जो हैं घर के वो इससे सहायता ले सकते हैं। सर, इसी से रिलेटेड हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे कोई वृद्धजन है, हम उन्हें देखते हैं रेलवे स्टेशन हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गई, जहाँ पे हम कई ऐसे असहाय लोगों को देखते हैं जिन्हें खाने तक के लिए भूखा मरना पड़ रहा है, तो क्या ऐसी सहायता है जो वो ले सकते हैं, या जैसे कोई उनकी सहायता करना चाहता है तो गोपनीय तरीके से या कहीं पे सूचना देके वो कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश के अंदर एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारी स्कीम्स सजेस्ट करती हैं, जिसके अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकारें लोगों को पेंशन की प्रावधान देती हैं। दिक्कत ये आती है कि जिन व्यक्तियों के लिए वो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इवन जिस 2007 के एक्ट की मैं बात कर रहा था और उसके अमेंडमेंट की, उसके अंदर भी हैंड होल्डिंग करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर करने का, एनजीओज रजिस्टर करने का प्रावधान है और ऐसे एनजीओ स्टैब्लिश भी हुए हैं। उसी एक्ट के अंदर ओल्ड एज होम्स के लिए भी प्रावधान है और ये कानूनी दायित्व बना है कि आप ओल्ड एज होम्स बनाएंगे, हर जिले के अंदर ओल्ड एज होम बनेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कि घर नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ओल्ड एज होम तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए इवन एक हेल्पलाइन भी चालू हुई है जिसको एल्डरली हेल्पलाइन कहते हैं, एंड उस हेल्पलाइन का नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ 14567 एंड ये 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही रहती है। इट्स नॉट एन इमरजेंसी हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन के अंदर ऐसे लोग हैं जिन लोगों के मार्फत, जो लोग वहाँ बैठे ही इसीलिए हैं कि आपको किसी ओल्ड पर्सन दिख रहा है जिसको कि बहुत दिक्कत है, आप उसको मेडिकल हेल्प चाहते हो, तो वो जो एनजीओज़ हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनसे आपको कनेक्ट कर देंगे।
वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको कि घर की दिक्कत आ रही है तो जो ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तीसरा, एक और बहुत बड़ी समस्या होती है अबैंडनमेंट की। कई लोग ऐसे होते हैं जो अबैंडन कर देते हैं अपने माँ बाप को। अबैंडन्ड पेरेंट्स अगर दिख रहे हैं तो उनको लीगल असिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है, वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों का प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि सर ने एक नंबर हमें बताया है 14567। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है, ऐसे कोई बुजुर्ग आपको दिखते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है या फिर उन्हें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पर सही सलाह मिलेगी कि वो कहाँ जा सकते हैं और कैसे उनकी मदद की जा सकती है। साथ ही साथ सर ये भी देखा गया है कि कई बार बुजुर्ग अपनी संपत्ति जो है अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन शायद एक कानून ये भी बना है उनके जिंदा रहते रहते वो संपत्ति वापस भी ले सकते हैं। क्या ये सही है? ये सही तो है। क्या इसका फायदा उठाकर भी वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, जहाँ पे किसी दो तरीके के बुजुर्ग हैं, एक तो कुछ इनके पास संपत्ति थी ही नहीं कभी, ठीक है, उनके लिए है। जिसके पास संपत्ति थी और उनने अपनी संपत्ति लव एंड अफेक्शन में आकर के अपने बच्चों के नाम कर दी। अब बच्चों ने संपत्ति ले ली, संपत्ति लेने के बाद में ध्यान रखने से मना कर दिया। सो अगर वो संपत्ति को जो गिफ्ट डीड दी गई है उसमें लव एंड अफेक्शन के बारे में, हमें मेंटेन करने के बारे में लिखा गया है और वो संपत्ति देने का ट्रांजैक्शन कानून आने के बाद का है, तो उस में आप उसी ट्रिब्यूनल में अप्रोच करके अपनी संपत्ति जो आपने दी है उसके ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर करा सकते हैं। आपकी संपत्ति वापस आपके पास आ जाएगी, भले ही वो आपने अपने बच्चों को दी हो या किसी भी होने वाले लीगल एयर्स को दी हो। और सर ऐसी कोई राशि भी है क्या जो प्रत्येक माह बच्चों से पेरेंट्स को मिलनी चाहिए या मिलती है, या इसका कोई प्रावधान मिलनी है? चाहिए का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, अगर आप ये डिसाइड करोगे कि भाई आपको ट्रिब्यूनल में गए हैं कोई आदमी और उनको बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, तो ट्रिब्यूनल उस राशि को डिसाइड कर सकता है। पहले उस राशि की अपर लिमिट 10,000 रुपये थी, लेकिन अभी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट से वो अपर लिमिट हटा दी गई है, क्योंकि ये पाया गया था कि ये समस्याएं केवल एक कैटेगरी 10,000 तक की उसमें नहीं, ऊपर के लोगों में भी हैं, तो 10,000 की लिमिट भी हटा दी गई है। पहले 10,000 रुपये तक का ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता था। क्या कोई कानून है, जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और उन्हें ऐसे अबेंडन छोड़ दे रहा है, तो उसके लिए क्या कोई कानून है कि उन्हें सज़ा मिले उससे? देखिए, कानून वही है आपका सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है, उसी एक्ट के अंतर्गत ही ये कानून भी है। अबैंडनमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप साथ में रखिए, ऐसे करिए, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं ऑर्डर से तो पिनल प्रोविजंस भी हैं। सर ऐसी कोई खास जानकारी जो हमसे छूट रही हो, क्योंकि समय कम है और हमारे पास अंतिम 1 मिनट बचा है, तो हम चाहते हैं किसी कोई खास जानकारी यदि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा मैं आपको एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बता देता हूँ जो आपने अभी तक बताई, उससे रिलेटेड। आपने महिलाओं की भी बात करी, आपने वृद्धजनों की भी बात करी। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोर्ट को इस कन्फ्लिक्ट में होना पड़ जाएगा। सिनेरियो ऐसा हो गया कि महिलाएं जो हैं वो भी उसी घर में हिस्सा मांग रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू रेसिडेंस ऑर्डर में, और वृद्धजन भी अपने ही घर को वापस मांग रहे हैं। और ऐसे कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस जब आते हैं तो इसमें ये अक्सर हो रहा है आजकल के सिनेरियोज में, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी एक सिनेरियो उत्पन्न हुआ है वहाँ पर जो भी व्यक्ति, वृद्धजन हो चाहे महिला हो, वो दूसरे सिनेरियो के बारे में जानकारी रख रहा है, दोनों को एक साथ क्लब कराएं, दोनों के बारे में इंटीमेशन दें, और जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है या जो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर रहा है वो उन दोनों को फिर बैलेंस करेगा कि किसको कैसे मिल सकता है उस कन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में भी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। पहली जानकारी हमें ये मिली है कि नशा किसी को नहीं करना चाहिए, और यदि हम किसी को नशा करते देखते हैं तो उसे रोकना चाहिए। कई सारे नंबर्स भी बताए गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो नोट किए होंगे। इसके अलावा जब हम वृद्धों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, तो यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे NGOs हैं जिसका एक नंबर भी हमें पता पड़ा है 14567। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो सही जानकारी देंगे और बताएंगे कि उन बुजुर्गों की सहायता कैसे की जा सकती है। तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास, अपने समाज में सुचारू रूप से सही व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर।